हाँ तो बच्चों, आज जो दिसंबर का आपका सिलेबस आया है उसमें जो टॉपिक्स आपका जो फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल थियोरी वाला, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाला, उसमें जो टॉपिक मिला है वो है पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक, है ना। पहला टॉपिक तो आपको कवर करना है थर्ड यूनिट का। हम एग्जैक्टली जो राजनीतिक दल वाला टॉपिक है उस पर आएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था जो आपका फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है, राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन के तरीके हैं, उसका अर्थ, परिभाषा, वो वाला जो आपका टॉपिक था ना, उसमें आपका पहला टॉपिक था ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस और दूसरा था कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत तरीका और राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का समसामयिक तरीका, है ना। तो मैं थोड़ी सी बात वहाँ से शुरू करूँगी। राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन का परंपरागत तरीका था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था और कैसे परंपरागत से समसामयिक में परिवर्तन आया। हमने अपने सब्जेक्ट में हम लोगों ने उस पर ख़ास तौर पे बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि किस तरह से हम परंपरागत अप्रोच में बहुत सैद्धांतिक रूप में चीज़ों को देखते थे, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली, जो डिमांड बढ़ी, हमारे विषय से जो अपेक्षाएं बढ़ी, मैंने आपको बताया था किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये माना गया कि हम जो पूरा पर्पस अपने अध्ययन का वो नहीं कर पा रहे, उसका कोई उपयोग हमारे अध्ययन का, हमारे ज्ञान का नहीं हो पा रहा। उसके बाद आप लोगों को जैसा मैंने समझाया है कि एक फॉर्मल और केवल इंस्टीट्यूशनल, जिसे हम कहते हैं केवल औपचारिक जो संगठन है, उसके अध्ययन से हटकर हमारे अध्ययन का तरीका कैसा बना, जो कि ज़्यादा व्यवहारिक है, जो ज़्यादा व्यवहार परक है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि वाकई में जो संस्थाएं हैं वो किस रूप में काम कर रही हैं, है ना। आप अंतर समझ रहे हैं ना। एक तो हमने केवल ये सिद्धांत पढ़ लिया कि भाई विधायिका को या कार्यपालिका को ये शक्तियाँ दी गई, लेकिन आपने देखा होगा अब जो नए टॉपिक्स हैं उसमें यह कि जो शक्तियाँ दी गई थी उनका वास्तविक रूप में किस तरह से उपयोग किया गया, वो किस हद तक अपना काम करने में सफल हुए, किस हद तक सफल नहीं हुए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाली बात है, राजनीतिक दल वाला जो टॉपिक है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हम जिसको कहते हैं, जिसमें कि हमने अपने अध्ययन को ज़्यादा व्यवहार परक बनाने की कोशिश की है, उसके परिणाम स्वरूप हम आज की तारीख में इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। और इसमें काफ़ी हद तक जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस है, अंतर अनुशासनात्मक उपागम हम जिसको कहते हैं, उसका भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन है। और आप समझ पाओगे कि किस तरह से हमने साइंसेस से, प्योर साइंसेस से, साइबरनेटिक्स से और दूसरी जो समाज विज्ञान है, सोशोलॉजी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, उनसे किस तरह से हमने बहुत सारे अध्ययन के तरीकों को लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज की तारीख में हम इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान को पढ़ने की एक जो फंक्शनल अप्रोच, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकार्यात्मक उपागम, है ना, ये उस कैटेगरी में ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स अब तक के जो आप कहते हैं वो आपको एक सिद्धांत समझाने की कोशिश की थी कि भाई जैसे समानता है तो समानता से जब हम बात समझते हैं तो क्या समझते हैं, है ना, या हम न्याय की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है, उसके क्या उस अवधारणा को, उसको हम कैसे समझेंगे। अब जो आपके लेटर पार्ट ऑफ जो सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं वाकई में राजनीति किस तरह से काम करती है या राजनीतिक व्यवस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराने का ये जो हमारे ये जो फर्स्ट पेपर है, इसका जो लेटर पार्ट है, उसमें ये कोशिश है। तो ये जो टॉपिक्स है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे अगला वाला जो है थियोरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि
प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैंने आपसे कहा इसको कहते हैं फंक्शनल अप्रोच, या जिसको हम कहते हैं प्रकार्यात्मक उपागम। देखिए, मैं आपसे बार बार इस बात को लगातार सारे टॉपिक्स कवर करते समय इसमें कहते गई हूँ कि राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन के तरीके हैं वो ख़ास तौर पर पिछली शताब्दी में, यानी कि 20वीं शताब्दी में बहुत हद तक, और स्पेशली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे अध्ययन के तरीक़ों में बहुत बदलाव आया है। इसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन इस बात का भी रहा। मैंने आपसे कहा कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश, में बार बार इस चीज़ को अंडरलाइन करती हूँ, 1945-47 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे नए देश बने, और इन नए देशों की बहुत विशिष्ट व्यवस्थाएं थीं। और जो पुराने राजनीति विज्ञानी, जो पुराने जिसको हम कहते हैं कि पुराने विश्व की जो व्यवस्थाएं थी, जो पुरानी थी, ब्रिटेन की थी कि अमेरिका की थी या यूरोप के अन्य के देशों की थी, वो उनको स्टडी कर रहे थे। और वहाँ जो उन्होंने उनको देखकर, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखकर जिस तरह के मॉड्यूल्स डेवलप किए थे या मॉडल्स बनाए थे, वो कहीं ना कहीं जब इन देशों पर लागू किए गए तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो राजनीति विज्ञानियों को लगने लगा कि हमें कहीं ना कहीं अपने अध्ययन के तरीक़ों में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, जिससे कि जो नए बने देश हैं, नवोदित राष्ट्र हैं, इनकी व्यवस्थाओं को हम बेहतर तरीके से समझ सकें, है ना। तो एक तो मैं आपसे कहती हूँ बार बार, एक तो केवल एक इंस्टीट्यूशन है, या मैं आपसे कह रही हूँ पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में समझाने की कोशिश की। राजनीतिक व्यवस्था, आप थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, सीनियर होंगे, तब आप समझेंगे व्यवस्था सिद्धांत राजनीति में आता है। ये हमने कहीं ना कहीं साइबरनेटिक्स से लिया है। जैसे कंप्यूटर का सिस्टम होता है ना, या आप मान लीजिए आपका पंखा है, इसका एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है इस पंखे का? एक स्विच बोर्ड होगा, उसमें एक रेगुलेटर होगा, बिजली की लाइन होगी बाकायदा, और ये 3 पंखुड़ियों वाली एक मशीन होगी, अंदर एक मोटर होगी उसमें जो उसको चलाएगी। आप स्विच ऑन करते हैं, करंट उसमें से पास होता है, और जो 3 पंखुड़ियाँ, वो जो मोटर है वो चलती है, और वो जो तीनों पंखुड़ियाँ, उनसे आपको हवा मिलती है। अब आप इमेजिन करिए कि इनमें से यदि कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, यदि स्विच नहीं होगा, यदि बिजली नहीं होगी, तार नहीं होंगे या पंखुड़ियाँ नहीं होगी, तो अल्टीमेटली पंखा आपको हवा नहीं दे पाएगा, है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह की एक व्यवस्था होती है, और इसमें से यदि एक भी कड़ी छूट जाती है तो वो व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजनीतिक दलों के बारे में है, और राजनीतिक दल आज की तारीख में हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका एक इतना महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं कि उनके बिना हमारी व्यवस्थाओं का काम करना असंभव सा प्रतीत होता है। मुझे नहीं लग रहा है कि जब मैं बात कह रही हूँ तो आप लोगों को ये बात समझने में ज़रा सी भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है। आप लोग खुद 18+ हैं, बहुत सारे लोग वोट दे चुके हैं आप में से पिछले जनरल इलेक्शन में। आपको मालूम है कि राजनीतिक दल आज की तारीख में किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि कहीं ना कहीं ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए ये वाले, और बच्चों एक और महत्वपूर्ण विकास जिसको हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के विकास का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है लोकतंत्र का विकास एवं पूरी दुनिया में लोकतंत्र का एक्सपेंशन, है ना, फैलाव। आज की तारीख में मतलब कहीं ना कहीं हम आपकी पीढ़ी के लिए तो शायद इमेजिन करना भी मुश्किल होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अलावा भी कोई और व्यवस्था हो सकती है या काम करेगी, है ना, डेमोक्रेसी जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। और ख़ास तौर पर लोकतंत्र की भी कौन सा जो फॉर्म है जो कि ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है पूरी दुनिया में, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, है ना।
आप लोगों ने डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जो था, लोकतंत्र और अधिनायकवाद का टॉपिक पढ़ा था। आपने समझा था कि किस तरह से एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, या जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ की हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे लिए शासन चलाने का काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ या राजनीतिक दलों के विकास, मतलब दो बातें हैं, एक तो राजनीतिक दल अपने आप में विकसित हुए, और अभी जो मैंने आपसे बात कही वो है कि क्यों और किस तरह राजनीतिक दलों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट माना गया है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे जैसे डेवलप होती है, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, है ना। इसके विकास में, इसके कारण जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आज की तारीख में ये जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और ये माना जाता है कि यदि राजनीति दल नहीं होंगे तो शायद ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम ही नहीं करेगी, है ना। मुझे कुछ लेवल तक आपको चीज़ें समझाने की शायद उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम एक उदाहरण के तौर पर समझें कि, या हम शुरुआत इस बात से करें कि राजनीतिक दल क्या क्या काम करते हैं। हम इस बात पर थोड़ा सा बाद में आएंगे, वो थोड़ा सा तकनीकी होगा कि असल में हम राजनीतिक दल किसको कहते हैं। आज की तारीख में हम पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल को एक इतनी स्वाभाविक सी चीज़ अपने आसपास पाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कभी, जो हम आम नागरिक हैं, मैं राजनीति विज्ञान वालों की बात नहीं कर रही हूँ, हम बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच पाते कि ये भी, इसके भी कोई नियम होते होंगे बनने के, है ना। हम फिलहाल के लिए उसको एक तरफ रख दें और ये समझने की कोशिश करें कि क्यों एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में इन राजनीतिक दलों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले तो आप अपने आप से ये सवाल करिए कि मान लीजिए हमारे देश के सामने कोई भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है। मान लीजिए पर्यावरण से संबंधित ही कोई मुद्दा है। मैं कहती हूँ कि कहीं कोई बांध बनाया जाना है और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा करना जो है कि वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे आर्थिक विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है और पर्यावरण को नुकसान ऐसा कोई नहीं पहुंचने वाला है और एक ये मिथ है। आम नागरिक यदि उसके बारे में कोई जानकारी जुटाना चाहता है कि वो अपना परसेप्शन बना पाए, अपनी सोच बना पाए कि भाई उस विषय विशेष के बारे में क्या सही है और क्या गलत है, तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? हम टीवी खोलते हैं या हम न्यूज़ चलाते हैं और अखबार देखते हैं और हमें जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो हमारी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। मान लीजिए बीजेपी का एक व्यू आया, कांग्रेस का एक व्यू आया, मैं कुछ जो महत्वपूर्ण हमारे देश की पार्टीज़ हैं उनके नाम ले रही हूँ, या हम कह दें अकाली दल का एक वोट का व्यू आया, इधर से AIADMK, DMK, है ना, लिस्ट बहुत लंबी है, हम गिनाते चले जाएं। शिवसेना है उधर, पिछले दिनों MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना थी, और NCP है, नेशनलिस्ट कांग्रेस, है ना। तो हम अलग अलग जो दल हैं उनका जो व्यू पॉइंट है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई महत्वपूर्ण मसला देश के सामने आता है, मान लीजिए हमारे पड़ोसी देशों से ही हमारे संबंध हैं, तो हमेशा राजनीतिक दल उस पर कोई ना कोई अपना विचार रखते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं, आपने सुना होगा ना, आज कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बोलेंगे और आज बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोलेंगे। तो राजनीतिक दल उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं, तो हम उन पर निर्भर करते हैं
और उनसे जानकारी जुटा पाते हैं और तब हम तय कर पाते हैं कि किसी चीज़ के बारे में हम किस तरफ खड़े हैं, या कौन सी बात ठीक है या कौन सी बात गलत है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यदि देखा जाए बच्चों, तो मैं आपको अलग से एक सब टॉपिक भी है हमारे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं, पर तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम यदि पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं तो वो है कि पब्लिक ओपिनियन बना रही हैं। हम आज की तारीख में अपनी सोच किसी भी चीज़ के बारे में एक दृष्टिकोण बनाने के लिए किस पर निर्भर करते हैं, इन महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों पर, है ना। ये बात राजनीतिक दलों का एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये है, लेकिन ये बात मैंने शायद टॉपिक के शुरू में ही आपको इसलिए समझाई क्योंकि मैं आपको ये कन्वे करना चाहती हूँ कि राजनीतिक दल हमारी पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके बिना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती हैं, और ख़ास तौर पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के ज़माने में। चलिए, अब जब हमने बात कर ही ली कि राजनीतिक दल क्यों महत्वपूर्ण है, और उससे हमको एक बात तो समझ में ये आई कि राजनीतिक दल जो है वो पब्लिक ओपिनियन या जनमत निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य जनता को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी तभी मिलती है जब राजनीतिक दल उन मुद्दों को सामने लाते हैं। शायद बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो एक तरफ रह जाएं यदि राजनीतिक दल इन मुद्दों को हमारे सामने ना रखें, है ना, क्योंकि हम सामान्य जनता अपने कार्य में लगे हुए हैं। हमें कई बार पता नहीं है कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए या देश के कल्याण के लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। अब हम इसी बात से रिलेटेड एक दूसरे उस पर आ जाते हैं, राजनीति असल में क्या है। मैंने आपसे कहा था जब हम परंपरागत अप्रोच और समसामयिक अप्रोच पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान के बारे में जो परंपरागत हमारे राजनीति विज्ञानी थे उन्होंने कहा था सरकार का अध्ययन है, लेकिन जो आधुनिकता वाले थे, आधुनिक राजनीति विज्ञानी थे, उन्होंने कहा नहीं, राजनीति कहीं ना कहीं सत्ता को प्राप्त करने का या शक्ति को प्राप्त करने का, है ना। अल्टीमेटली सब किसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम देश का नेतृत्व संभाल सकें, हम देश के महत्वपूर्ण नेता बन सकें, या हम सत्ता हमारे हाथ में हो, है ना। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आप ये समझिए कि राजनीतिक दल हमारा किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे इलेक्शंस में। और इलेक्शंस किस का प्राइमरी मोटिव क्या है, मुख्य उद्देश्य चुनाव का क्या है, अपने प्रतिनिधि चुनना।